पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मैं 2012 में इस ध्यान की रास्ते में मैं आया था, और वो भी अचानक किसी ने मुझे कुछ पॉम्पलेट दिया था। उसमें ध्यान के बारे में, आनापानसति के बारे में पूरा जानकारी था। लेकिन उस समय मेरे अंदर थोड़ा नहीं, बहुत घमंड था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एक बैंक मैनेजर हूँ और बहुत सारे किताब पढ़ लिया हूँ और मैं सब कुछ जानता था। तो जिसने पॉम्पलेट दिया था उससे मैं बहस करने लगा। फिर बाद में उन्होंने मुझे एक पिरामिड में ले जाके वहाँ ध्यान कराया। लगभग 40 मिनट ध्यान करने के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सुकून और शांति मिल गया। नमस्ते, सभी पीएमसी व्यूअर्स को आदर प्रणाम। मेरा नाम के श्रीनिवास राव है। मैं आंध्र प्रदेश में रहने वाले राजमंड्री निवासी हूँ। मैं एक सरकारी बैंक में नौकरी करके पिछले साल मैं रिटायरमेंट लिया था। मैं 2012 में इस ध्यान की रास्ते में मैं आया था, और वो भी अचानक किसी ने मुझे कुछ पॉम्पलेट दिया था। उसमें ध्यान के बारे में, आनापानसति के बारे में पूरा जानकारी था। लेकिन उस समय मेरे अंदर थोड़ा नहीं, बहुत घमंड था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एक बैंक मैनेजर हूँ और बहुत सारे किताब पढ़ लिया हूँ और मैं सब कुछ जानता था। तो जिसने पॉम्पलेट दिया था उससे मैं बहस करने लगा। फिर बाद में उन्होंने मुझे एक पिरामिड में ले जाके वहाँ ध्यान कराया। लगभग 40 मिनट ध्यान करने के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सुकून और शांति मिल गया। उस समय मेरा उम्र था 50 साल। तो इस 50 साल में कभी भी ऐसे एक डिवाइन फीलिंग या शांति, पूरे 40 मिनट शांत ही शांत, तो ऐसे में मेरी ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं, महसूस ही नहीं हुआ था। फिर बाद में मैं धीरे धीरे ध्यान करने लगा, और वैसे करते करते मेरे कमर में प्रॉब्लम था। L4 और L5 दोनों के बीच में जो साइटिक नर्व होता है उसके ऊपर दबाव होके दोनों पैर में दर्द होता था, और इस दर्द से बहुत परेशान था मैं। और जहाँ तक इतना परेशान हो गया कि उसको डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के बाद भी कुछ गारंटी नहीं होता है, नहीं दे सकते, और दर्द कभी भी आ सकता है। फिर मैं जब ये ध्यान करते करते मैंने नोटिस किया था कि मेरे दर्द धीरे धीरे कम होने लगा है। फिर उसके बाद मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे लगातार 2 महीने और किया था। 3 महीने के बाद दर्द पूरा ख़त्म हो गया, पूरा ही पूरा ख़त्म हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को ये बताया कि मेरा दर्द कम हो गया।
और मैंने ये भी नोटिस किया था कि कुछ नी प्रॉब्लम्स है, जॉइंट पेन्स था और बहुत बड़ा परसेंटेज में एसिडिटी भी था, वो कम हो गया। तो डॉक्टर भी, मुझे भी यकीन नहीं आया कि मेरा बैक पेन पूरा ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर को भी यकीन नहीं आया। उन्होंने दोबारा MRI स्कैनिंग लिया था। उसमें जो L4 L5 के ऊपर आके बैठा था वो फिर 5 मिलीमीटर्स अपार्ट हो गया और बीच में जो कार्टिलेज होता है वो भी फॉर्म हो गया। तो डॉक्टर टोल्ड दैट इट इज़ ए मेडिकल मिराकिल। तो ये इट इज़ ए मिराकिल ओनली, ऐसा बोल दिया था उन्होंने। फिर मैंने उनसे वो मुझे कहा था कि ध्यान करने से ये क्यों हुआ है और कैसा हुआ है। तो मुझे भी डाउट आ गया कि ध्यान करने से इतने बड़े बीमारी जो है, जो डॉक्टर मुझे ऑपरेशन टेबल तक लेके जाना था, लेकिन ये 3 महीने ध्यान करने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर मैंने सब जो हमारे जो ईस्टर्न पार्ट में जो लिटरेचर है उसको मैंने रेफ़र किया था। मुझे कुछ मिला ही नहीं, यानी साइंटिफिकल बेसिस क्या है, ध्यान करने से क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया था। फिर मैं वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ा था। उसमें एक डॉक्टर डिस्पेंजो, एक मेक्सिकन डॉक्टर, उन्होंने एक किताब लिखा था कि यू आर द प्लेसेबो। वो एक MBBS डॉक्टर था और मेडिटेटर भी था। एक दिन उनका अचानक एक्सीडेंट होता था और उनके कमर में 3-4 जगह ब्रेक हुआ था, बोन्स। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन वगैरह मना कर दिया और मेडिकेशन मना कर दिया और ध्यान के माध्यम से लगातार 1 साल उन्होंने कोशिश करके पूरा ठीक हो गया। फिर उनको भी डाउट आ गया कि कैसे ये ठीक हुआ है। अब देखिए, जंगल में जानवर होता है, वो कभी कूद पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं चोट आता है, लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता है उनको। वो अपने आप हीलिंग होता है उनको, जानवरों को। तो जब जानवरों को बिना किसी दवाई या किसी डॉक्टर के सहारे अपने आप ठीक हो जाता है, तो हमें क्यों ठीक नहीं होता है। तो ही फाउंड दैट कि जानवर जो है वो हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। तो हम लोग अच्छा मेडिटेटिव स्टेट में अगर रहे तो फिर हमारे अंदर भी जो भी बीमारियां है वो धीरे धीरे खत्म होता है। फिर उनको फिर साइंटिफिकली क्या हुआ था, ठीक है, ये तो हो गया, उनका भी ठीक हो गया, लेकिन इसमें साइंटिफिकल रीज़न क्या होता है। उन्होंने MBBS के बाद MD न्यूरोलॉजी और MD बायोकेमिस्ट्री दोनों करके और लोगों को ध्यान में बिठा के उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, बायोकेमिकल चेंजेस क्या आता है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस क्या आता है, ये सब उन्होंने बहुत बड़े महीने पे उन्होंने स्टडी किया था और उनकी किताब में बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया था कि क्या कैसे होता है, क्या होता है। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जब हम ध्यान करते हैं उसी समय हमारे अंदर जो जीन्स है, जीन में DNA रहता है, क्रोमोसोम्स रहता है और जीन्स रहता है और जीन्स के अंदर DNA रहता है। वो DNA बेसिस जो है वहाँ पर चेंजेस होके हमारे अंदर शरीर को जो एंजाइम्स चाहिए, जो हार्मोन्स चाहिए, उस हार्मोन्स जो है वो उसका प्रोडक्शन होता है। जैसे वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, उस हार्मोन की सहायता से हमारे अंदर ये बीमारियां जो रहता है, उस बीमारियां जो है
ठीक होता है। तो दैट वाज हिज फाइंडिंग। तो वो किताब पढ़ने के बाद अब मुझे भी यकीन आ गया कि हाँ भाई, ध्यान करने से हम जो विश्व में प्राण शक्ति ऊर्जा बोलते हैं, इस ऊर्जा को हम स्वीकार करते हैं और इसी ऊर्जा जो है हमारे बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ जाके वो ठीक कर देता है। तो ये जब मैं कन्विंस होने के बाद ध्यान करने से कैसे हम लोग तंदुरुस्ती पाते हैं, फिर मैंने हर जगह ध्यान प्रचार करना शुरू कर दिया, खासकर स्कूल्स, कॉलेजेस और जहाँ जहाँ भी मेरा कॉन्टैक्ट्स था वहाँ सब जाके मैं सभी को ध्यान सिखाया। और वैसे उस समय मैं कर्नाटक में था, रायचूर ज़िले में ब्रांच मैनेजर होके बैंक ऑफ बड़ौदा में था, मैं काम करता था। फिर वहाँ से मुझे 6 महीने के बाद, मैं ध्यान में आने के बाद 6 महीने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया हैदराबाद। तो हैदराबाद तो बहुत बड़ी जगह है, तो बहुत काम किया था हैदराबाद में। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आसपास में रहता था। सुबह जाके जो जितने भी वर्कर्स आते हैं उनको ध्यान सिखाता था और आसपास बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ जाके मैं ध्यान सिखाता था। तो ये उसके बाद फिर पत्री सार की जो सीडीज़ है, मैं उनकी मैसेजेस जो सीडीज़ थे, उस समय सीडीज़ थे, सीडीज़ के रूप में था, वो मैंने एक एक करके पूरा सुन लिया। सुनने के बाद थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान मिला है। फिर एक दिन मुझे एक डाउट आ गया कि हम जो चाहते हैं यद्भावम तद्भवति, जो हम चाहते हैं तो वही मांग पूरा होता है। लेकिन मैं बहुत साल से 20-25 साल से घर बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन वो मेरे बस में नहीं था। जहाँ भी मेरे पास कुछ पैसा बचता था, मैं जाके कुछ साइट खरीदना चाहता था, लेकिन उस पैसे से नहीं आता था। फिर कुछ पैसा और इकट्ठा करके फिर जाता था और उसका रेट और बढ़ता था, क्योंकि अगर जगह हो तो फिर बैंक लोन देता था उस समय। तो ऐसे वैसे 20-22 साल कट गया। फिर मैंने सोचा कि अब ये मेरे बस की नहीं है, रिटायरमेंट होने के बाद कुछ ज़्यादा पैसा मिले तो उससे मैं मकान ले लूँगा। तो उस समय हमारे सेहत टीम से परिचय हुआ था, बालकृष्ण सर और प्रेमनाथ सर से, और जो सेहत नॉलेज है, मैं उनके बहुत अट्रैक्ट हुआ था उनके नॉलेज से। और मैं पूछा था कि जैसे हम चाहते हैं, इफ़ यू डिज़ायर सो स्ट्रांगली यू विल गेट द थिंग्स डन। तो ये मैं उनसे बोला था कि मुझे मकान चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, आपने पैसा चाहा है, पैसा तो आ गया, पैसा आए तो घर ले सकता हूँ, ऐसे आपका सोच विचार था, लेकिन पैसा आ गया लेकिन घर नहीं आया। अभी ऐसा कीजिए, मुझे घर चाहिए, तो घर के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सब आपको यूनिवर्स देगा। ठीक है। फिर मैं डेली 2-3 घंटे मेडिटेशन किया था, और अंदर जो है मुझे एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा मकान चाहिए। तो कैसे कैसे मकान चाहिए, कुछ 1500 SFT में 3 बेडरूम वाला और एक बड़ा हॉल, उसमें डेली जो है मेडिटेशन क्लासेस और संडे जो है सत्संग वगैरह। तो ऐसे मैंने एक ड्रीम देखा था, और वैसा ही होने के लिए वही मांग जो है वो पूरी करने के लिए मैं ध्यान करता था डेली 2 आवर्स 3 आवर्स। तो एक दिन अचानक मेरे छोटी बहन ने फ़ोन किया था और बोला कि तुम जैसे बेवकूफ़ को अभी तक देखा नहीं है, अगर मकान चाहिए तो कहीं
जाना है, फर्स्ट एरिया को डिसाइड करना है, और एरिया डिसाइड करने के बाद वहाँ बिल्डर कौन है, क्या है, और ये उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन देखना है, कितने पैसों में आता है, ये सब कुछ फिजिकली करना है। ध्यान किया तो कोई आके तुम्हारे ये तो बिल्कुल पागलपन है आप लोग आपका। फिर मैंने बोला अब क्या करना है। फिर वो बोले कि नहीं देखो, यहाँ पर मैंने एक अपार्टमेंट देखा था, अगर तुमको पसंद है तो तुम ले लो, नहीं तो मैं ले लेता हूँ। वो थोड़ा 5-6 लाख एडवांस भी पे किए थे। फिर जब मैं जाके देखा था, जैसे मैंने विजुअलाइज किया था वैसा ही था वो, एग्जैक्टली 3 बेडरूम 1700 SFT और बड़ा अच्छा एरिया में। फिर मैं बिल्डर को मिला था, वो बोला कि भैया 42 लाख, ये 2013 का, जैसे मैं ध्यान में आने के एक साल के बाद फिर 2013 में 42 लाख कुछ बोला था। बैंक जो है 22 लाख देता है, 20-22 लाख लोन, और एक 5-6 लाख मेरे पास है, बाकी पैसा कुछ मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं बिल्डर के पास जाके बोल दिया, भाई देखो सिचुएशन ऐसा है, तो मुझे दे दो, 2 साल का टाइम दे दो, बाकी का पैसा जो है 2 साल का टाइम दे दो, 2 साल में अगर मैं दे पाए तो ठीक है, नहीं तो उसको बेच कर फिर आपका कर्जा चुका दो। वो बिल्डर हाँ करके वो मुझे मकान दे दिया। फिर मैं हाउस वार्मिंग सेरेमनी जो किया था, आप यकीन नहीं करते, मेरे जितने भी बिरादर है, फ्रेंड्स है, वो सब लोग मुझे फाइनेंशियली हेल्प दिया था। उस दिन डोनेशन दिया था, उस फंक्शन में इतने डोनेशन दिया था कि पूरा जो बाकी जो 17-18 लाख जो है वो मैंने बिल्डर को पेमेंट कर दिया, और ये फंक्शन का खर्चा भी निकलने के बाद फिर जेब में एक 50,000 रुपया रखा था, ऐसे वो बचा था। तो ये बेमिसाल जो है, पहले हम चाहते थे, लेकिन हमारे जो संकल्प, उसे संकल्प बोलते हैं। हम जो संकल्प किया है, पैसा आए तो मकान खरीद सकते, वो पहले वाला संकल्प था। पैसा तो आ गया लेकिन मकान नहीं मिला है। अभी ये संकल्प थोड़ा बदल दिया कि मुझे मकान चाहिए। जब मकान चाहिए तो मकान ही मिल गया। फिर उसके बाद मैं उसमें रह के कुछ दिन के बाद EMI आ गया। उससे मैं 7-8 साल में रिटायर होने वाला था, तो EMI, बहुत बड़ा EMI आ गया 30,000 का, और मेरे सैलरी के अंदर जो है ऑलमोस्ट 75% जो है वो कटिंग हो गया। फिर उसे देखकर मैंने सोचा, ऐसे ज़िंदगी, इतने बहुत कम पैसे में ज़िंदगी कैसे गुजारना है, चाहे ओन हाउस भी हो इन हैदराबाद में, ठीक है, मुझे आनंद से रहना है। ऐसे मैंने एक संकल्प करने के बाद मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, कर्नूल ट्रांसफ़र हो गया। तो यह मकान जो है मैं किराए पे दे दिया था, और मुझे फाइनेंशियली बर्डन था वो कम हो गया। फिर उसके बाद वहाँ कर्नूल जाने के बाद बड़े बड़े पोल्ट्री प्रपोजल्स, फिश पॉन्ड्स प्रपोजल्स, प्रॉन कल्चर प्रपोजल्स, बड़े बड़े प्रपोजल्स मेरे पास आया था, 5 करोड़ 10 करोड़ लाइक दैट। तो हम एक जगह बोलते हैं कि जीव हिंसा मत करना, हिंसा नहीं करना क्या, लेकिन जो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया था वो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन प्रोजेक्ट्स है। एक जगह हम बोलते हैं वेजिटेरियन करने के लिए, वेजिटेरियन बनने के लिए, और यहाँ मैं नॉन वेज प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना था। तो ये फिर एक दिन मैंने ध्यान में बैठ के, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से अगर ट्रांसफ़र भी हो गया तो भी ठीक है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो एगेंस्ट हमारा जो 18 प्रिंसिपल्स है उसके एगेंस्ट जा रहा है ये।
आप यकीन नहीं करते, दूसरे दिन मेरा नेचर ऑफ एक्टिविटी बदल गया। उसमें उन्होंने क्या दिया था, मुझे रिकवरी ऑफिसर बना के भेज दिया। लेकिन एक कंडीशन रखा है कि कर्नूल रायलसीमा का हेडक्वार्टर्स है, तो रायलसीमा में 4 ज़िले हैं। पूरे 4 ज़िले में हमारे 28 ब्रांचेस है बैंक का। इस 28 ब्रांचेस का रिकवरी जो है आपको करना है, यानी डेली घूमना है। ये जॉब किसी और को दिया तो वो रोएंगे, लेकिन मुझे बहुत पसंद आ गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है इससे छुटकारा मिल गया। और 3 साल 2013 से 2016 तक 3 साल जो है बैंक की पैसों से मैंने लगातार ध्यान प्रचार किया था। बैंक की गाड़ी है, बैंक की पेट्रोल है, और जहाँ हम ठहरते हैं रात में वहाँ बैंक ही पे करता है। तो 3 साल जो है कम से कम 300-400 स्कूल हमने कवर किया था, मैं और मेरे वाइफ दोनों मिलके। और इसके बीच में ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख स्टूडेंट्स को हमने कवर किया था। जहाँ भी 10 लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ जाके हम पॉम्पलेट देते हैं और उनको बिठा के ध्यान सिखाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कहाँ हमको चांस मिला है वहाँ जाके ध्यान प्रचार किए हैं। फिर उसी समय फर्स्ट टाइम ये सेहत विज्ञान क्लासेस जो है मैंने अटेंड किया था 2013 में। तो उस समय हुआ था क्या, उस क्लास में हमें ये बोला कि जब ये धरती पे आते हैं, आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन को, और आपके जो बच्चे या आपके मित्र या आपके शत्रु जो भी है, सबको आप चुन के लेके आते हैं वहाँ से। और फिर मैंने पूछा था सर से, अगर हमें ऐसे चॉइस है, सेलेक्ट करने का जो चॉइस है, तो हम बहुत अच्छे फैमिलीज़ को सेलेक्ट कर सकते थे। तो आई कम फ्रॉम ए वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, फादर वाज ए स्कूल टीचर। तो ऐसे मैं उनसे पूछा था कि अगर सचमुच हमारे पास चॉइस है, हाँ बोलो चॉइस है, और जिनको आप लेके आते हैं, जैसे चूज़ करते हैं एज ए पेरेंट्स, उनको आप पहले से ही जानते हैं कि कैसे है ये लोग, उनके लक्षण क्या है और आपको कैसे देखभाल करते हैं, ये सब पूरी जानकारी आपको दी जाती है वहाँ ऊपर से। तो वो जानकारी मिलने के बाद आप जो चॉइस आप लेते हैं, करते हैं। तो मुझे बहुत ताजुब लगा कि अगर इतना हमें चॉइस है तो सबको चॉइस मिलता है, हर सोल जो है इट गेट्स चॉइस। तो सब अगर चॉइस है तो एवरीवन विल गो फॉर ए बेटर चॉइस। जैसे आपके पास कुछ 1000 रुपया है, कुछ साड़ी खरीदना है या कुछ कपड़ा खरीदना है, आप 10 शॉप फिरते हैं उसके लिए, और अच्छे से अच्छा जो साड़ी है, जो कपड़ा है, आप खरीदते हैं। तो जब इस दुनिया में हम आते हैं, 70-80 साल जीते हैं, तो यहाँ पर अगर चॉइस हो तो फिर लोग ऐसे कैसे इतने डिफरेंटली कैसे पैदा होता है। कोई बहुत गरीब रहता है, कोई बहुत अमीर रहता है, इतने डिफरेंसेस कैसा रहता है। अगर चॉइस हो तो सब लोग चूज़ करते हैं कि हम आमिर बनेंगे या आमिर के घर में पैदा हो जाएंगे। तो मुझे कुछ अजूब सा महसूस हुआ।
फिर सर ने बोला नहीं, आपका प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम बोलो, ये घुमा घुमा के बात मत करना, व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट प्रॉब्लम। तो मैंने बोला देखिए सर, मेरा फादर जो है टीचर था और वो हमारे घर में किसी को उन्होंने देखभाल नहीं किया है। हम 4 बच्चे हैं, मैं बड़ा हूँ, 3 सिस्टर्स है। किसी को भी परवाह नहीं किया है। जैसे तनख्वाह आता है वो तनख्वाह लेके क्लब चले जाते हैं, ताश खेलते हैं और पूरा पैसा हारने के बाद ही वापस आता है घर। तो ये हर महीना यही चलता था और घर में ये लोग खाए नहीं खाए, क्या सिचुएशन था, ये सब उनको बहुत लापरवाह करते हैं ये चीज़ों के लिए। तो ऐसे लापरवाह करने वाले पिताजी को मैं कैसे चुन लेता हूँ। हमको थोड़ा बहुत ज़मीन था, कुछ 7-8 एकड़ का ज़मीन था, ड्राई लैंड था। उसमें जो आमदनी आता है उससे हमारे मदर जो है घर चलाती थी। वो खाती भी नहीं है, पीती भी नहीं, हम कुछ देखते भी नहीं, लेकिन हमको अच्छे देखभाल की है। और ऐसे फादर को कोई चुनता क्या। उनकी जो लक्षण जानने के बाद भी मैं इनकी खोक में पैदा होना चाहता हूँ, ऐसे कोई भी सोचता है क्या। हाँ, तुम ऐसे, तुम्हारा चॉइस वही था, तो मुझे उसे डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे इतना तंग दिया है हमें, इतना तंग दिया है, जहाँ भी जाइए सोसाइटी में पूरा अपमान ही अपमान है, बिरादरी में पूरा अपमान ही अपमान है। और हमारे पास 2 या 3 पेयर सब कपड़े रहते थे। हर फंक्शन को उसी कपड़े में जाना होता था और सब लोग नए नए कपड़े पहन के आते थे। तो उन्हें देखकर हमें बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता था, बहुत ही आत्मन्यूनता भावना में हम रहते थे। इसके बाद हमारे जो जायदाद थे वो भी उन्होंने बेच दिया है पूरा। आज एक 4 एकड़ ज़मीन था हमारा, टुडे इट इज़ वर्थ अराउंड 100 प्लस करोर्स, लेकिन उन्होंने कुछ 4-5 लाख में उस ज़माने में बेच डाल दिया है। तो ऐसे हरकतें बहुत किया है उन्होंने। और कभी कभी शराब पी के बेहोश में बाहर ही कहीं पड़े रहते थे, हम उनको घर लेके आते थे। तो ये ऐसे फादर को उनके लक्षण, उनके गुण जानने के बावजूद भी मैं उनको चुन के लेके आया था। तो ये तो बड़ा ताजुब की बात है। आप एक तरकारी दुकान जाते हैं, बैंगन खरीदते हैं, उसको 100 बार देखते हैं, इधर उधर देखते कीड़ा मकोड़ा है क्या नहीं। तो इतनी एक तरकारी लेने के लिए आप इतना तजुर्बे से लेते हैं। तो जब ज़िंदगी को चुनने में ऐसे पिताजी को कोई चुनता क्या। फिर सर ने बोला, प्रेमनाथ सर ने बोला, देखो भाई तुमने चुन लिया है, इट इज़ 100% करेक्ट, लेकिन ऐसे पिताजी को क्यों चुन लिया है ये आप एक प्रश्न डाल के आप ध्यान में बैठिए, आपको मिल जाता है, उत्तर मिलता है। तो फिर मैंने लगातार 7-8 दिन मैंने बैठ के क्वेश्चन डाल के ध्यान में बैठ के मैंने घंटों ऑलमोस्ट डेली, दिन भर रात भर पागल जैसे मैं क्वेश्चन डाल के ऐसे पिताजी को मैं कैसे चुन लेता हूँ। फिर मुझे आंसर नहीं मिला था। फिर मैंने प्रेमनाथ सर को एक बार फ़ोन किया था, सर आपने बोला कि आपको आंसर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला है। फिर उनको डाउट आ गया, भाई आपने कैसे
ध्यान में बैठा है। आपके पिताजी के ऊपर नफ़रत तो है, हाँ वो तो है, नफ़रत तो कैसे निकल जाएगा। ध्यान में आया था लेकिन वो ऑटोमेटिकली नफ़रत जो है प्यार में तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि कई साल से हम लोग इतनी तकलीफ़ उठे हैं उनके माध्यम से, और अचानक वो जैसे ध्यान में आ गया, फिर वो नफ़रत जो है प्यार में नहीं बदलेगा। फिर उन्होंने बोला, देखिए आप प्यार मत करना, एटलीस्ट न्यूट्रली बैठिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने नफ़रत जो है बाजू रख के मैंने बैठा था। 10 मिनट के अंदर मुझे अंदर से मैसेज आ गया। क्या मैसेज आ गया? इट इज़ माई लाइफ डिज़ाइन, आपका जो लाइफ डिज़ाइन ये है बोल के मेरे अंदर से एक अंतर्वाणी बोलते हैं ना, ऐसे अंतर्वाणी मैंने सुन लिया था। इस अंतर्वाणी क्या बोला है, आपकी जो लाइफ डिज़ाइन है वो बिना किसी से सहारा लेके या किसी की मदद लेके आप खुद अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर दुनिया को ये साबित करना है कि फादर ऐसे है, फिर भी उनसे कुछ भी कोऑपरेशन नहीं मिला है, फिर भी इन्होंने अपने पैर के ऊपर खड़े होकर अपने तीनों बहन को शादी करके, उनका देखभाल करके, पढ़ाई वढ़ाई करा के, शादी करा के, और सबसे शाबाशी जो लिया था, वो शाबाशी लेना आपका लाइफ डिज़ाइन था। तो एक हीरो बनने का आपका लाइफ डिज़ाइन था, आपके जो बिरादर में या फ्रेंड सर्कल में, आपके अपने सोसाइटी में। तो इस वजह से आपने ऐसे फादर को चुन के लेके आए थे, जो आपको मदद नहीं करेगा बल्कि आपको और भी रुकावट पैदा करके आपकी रास्ते में आपको कांटा डालेंगे। तो ऐसे पिताजी को आप लेके आए थे, और आप वो सब हल करके आप ऊपर आके सबको दिखा के कि ऐसा ऐसा है, तो ये बड़ा हीरो है। तो ये मेरा लाइफ डिज़ाइन था, और सबसे शाबाशी लेने का मेरा लाइफ डिज़ाइन था, और वो मिल गया था। उसी वास्ते बैंक में भी सेम प्रॉब्लम, ऐसे ब्रांचेस मुझे मिलता था जहाँ झाड़ू लेके सफाई करना पड़ा था। 6-7 महीने में उस ब्रांच को मैंने फिर बिल्कुल अच्छा बना के, वो डूबी हुई ब्रांचेस देते मुझे, और फिर मैं उसको धीरे धीरे 7-8 महीने 1 साल के अंदर उसको पूरा क्लीन करके अगेन फिर नंबर 1 ब्रांच बना के मैं दिखाता था। और सब मेरे जो जनरल मैनेजर्स है, ये लोग मुझे शाबाशी देके ऐसे बढ़िया काम करते हैं। तो चैलेंजिंग ब्रांचेस जो है वो ब्रांचेस मिलते थे मुझे हर ब्रांच में। तो ये वहाँ का काम पूरा करने के बाद मेरे अंदर बहुत अहम पैदा होता है कि ये काम, सब लोग बोलते हैं ये काम आप ही केवल कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकते। हाँ, मेरे अंदर जो ईगो जो है वो बहुत बड़ा इन्फ्लेट होता था, बहुत बड़ा होता था इन्फ्लेट। फिर उसके बाद कुछ 2-3 महीने के बाद ऊपर वाले कुछ बोले तो मैं भी थोड़ा उल्टा सीधा बोलता था, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र। तो मेरा 32 साल सर्विस में 26 ट्रांसफ़र्स हुआ है। हमारे बैंक में किसी को इतने ट्रांसफ़र्स नहीं हुआ है। यानी मेरे लाइफ जो है, डिज़ाइन जो है, वो चैलेंजेस को पार करके, चैलेंजेस मोड़ लेना है और उसको पार करके दिखाना कि हीरो बन के दिखाना था। तो इसीलिए मैं ऐसे पिताजी को मैं लेके आया था। जब ये ज्ञान मुझे मिलने के बाद मेरे दिल में जो नफ़रत था उनके ऊपर, वो पूरा निकल गया। उस रात में मेरे आंसू ऐसे बरसते हैं जैसे पूरा
नफ़रत की आंसू जो है वो बह गया है और मेरे अंदर नफ़रत की जगह प्यार की भावना जाग उठी है और मैं पिताजी को प्यार से, प्रेम से सेवा कर रहा था मैं। उस डिज़ाइन की वजह से मेरे पिताजी मुझे मदद नहीं कर रहे थे। जब ये जानकारी मिलने के बाद अंदर जो नफ़रत की क्लाउड्स था वो पूरा निकल गया। फिर अगर इसी को हम आत्मज्ञान बोलते हैं। अगर हमारे डिज़ाइन के बारे में हमें अगर मालूम ही नहीं होता तो फिर मैं इस नफ़रत शायद हर जन्म करता होगा मैं अपने पिताजी को। अपने अगर मेरे बेटे को यही बोलता था कि आपके दादा ऐसा आदमी था, इनकी वजह से हम लोग डाउन हो गए, फिर आज अभी मैं आया हूँ और मैं अभी आपको फिर ऊपर लेके आया हूँ, ऐसे मैं बोलता था। अगर और भी उम्र रहे तो बेटे के बेटी, उसके बेटे के बेटी, यही कहानी मैं सुनवाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, जो भी मेरे पिताजी को कोई अगर अभी भी गाली देने वाला थे, लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ, मैं उनको चुन के लेके आया था। ऐसे पिताजी को मैं खुद चुन के लेके आया था, उनका कोई दोष नहीं है। मैं जानता था कि वो ऐसे आदमी था। तो ये है लाइफ डिज़ाइन। फिर सेठ मास्टर, आप जानते होंगे, सेठ मास्टर एक पूर्णात्मा थे। वो जेन रॉबर्ट्स को वॉक इन करके इंग्लैंड में उनकी बॉडी में वॉक इन करके लगातार 20 साल हमें आत्मज्ञान दिया था। वो मेन पॉइंट जो है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। जो भी आपके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होता है तो सब आपने क्रिएट किया है। जो सच्चाई जो है ये आपकी क्रिएशन है। आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है वो आपकी क्रिएशन है। दिस इज़ व्हाट सेठ मास्टर टेल्स। सेम गीता में भी ये होता है, यद्भावम तद्भवति। जैसे सेठ मास्टर ने बोला था लाइफ डिज़ाइन, वैसा ही हुआ था मेरा, मैंने चुन के लेकर। लेकिन सेठ ने एक बात बोला कि अगर आपको अभी डिज़ाइन बदलना है तो इसी वक्त एक पल में एक थॉट से आप अपने डिज़ाइन बदल सकते हैं। फिर मैंने अपने डिज़ाइन को बदल दिया। अभी मुझे कोई चैलेंजेस की ज़रूरत नहीं है। वो चैलेंज वाला जो डिज़ाइन था वो ख़त्म हो गया, आज से ख़त्म हो गया। मुझे कोई चैलेंजेस नहीं चाहिए। मुझे आराम की ज़िंदगी चाहिए, हैप्पी ज़िंदगी चाहिए, कोई विदाउट एनी चैलेंजेस। और ये जो ध्यान प्रचार जो मैं कर रहा था, इसको मैं कंटिन्यू करके मैं खुश रहना चाहता हूँ। इससे बढ़कर कोई चैलेंजेस मुझे नहीं चाहिए था। जिस दिन मैंने डिसाइड किया था, फिर उसी दिन से मेरा पूरा चैलेंजेस जो है पूरा ख़त्म हो गए। उससे पहले बैंक में हर एक साल में मुझे ट्रांसफ़र होता था, 1 साल में, 1.5 साल में। जिस दिन मैं अपने डिज़ाइन को बदल दिया था तो 3-3 साल, यानी एक टर्म मैंने कंप्लीट करके ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया। दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज योर डिज़ाइन। तो वैसे दोस्तों, हम अपनी डिज़ाइन जो है हमारे इच्छानुसार हम बदल सकते हैं, बिल्कुल हम बदल सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द लाइफ डिज़ाइन। हर आदमी अपनी अपनी डिज़ाइन के मुताबिक आ जाते हैं। आपने शायद किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगने वाले भिखारियों को
देख लिया होगा, उसमें कई जगह ऐसा मिलता है आपको, दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं रहता है और गले में एक डिब्बा बांध के रहता है, उसमें आपको पैसा डालना है। तो ये तो आपको क्या लगता है, अरे बेचारा, इसको दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, ये जिएगा कैसा? और वो आपके पास जाएंगे और उसको एक 10-20 रुपए देंगे और उससे पूछिए, भाई इस हालत में कैसे जी रहे हो? फिर वो रोने शुरू करेगा कि मुझे अगर बाथरूम जाना है तो किसी ने मुझे उठा के ले जाना है, खाना खाना है तो किसी ने खिलाना है, नहाना है तो किसी के सहारे मैं नहा सकता हूँ, कपड़ा बदलना है तो हर चीज़ हर चीज़ जो है किसी ना किसी सहारे से ही होता है। और ऐसे ज़िंदगी मुझे या इस सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो रो लेगा। आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा टैबलेट, जो भी टैबलेट अपने जेब में से एक निकाल के, भैया ये खा लो, ऐसे ज़िंदगी जीना बेकार है, तुम ही बोल रहे हैं ना, तो ये टैबलेट ले लो, 1 मिनट के अंदर तुम मर जाओगी। क्या वो टैबलेट लेता है क्या? बिल्कुल नहीं लेता है। इसीलिए नहीं लेता है कि उसकी आत्मा जानती है वो क्यों ऐसे लाइफ डिज़ाइन लेके आया था। वो उसकी डिज़ाइन में ये हुआ है कि सबसे बढ़िया से बढ़िया चैलेंजेस लेके आया था वो, चैलेंजिंग लाइफ। उससे बढ़कर कोई भी चैलेंजिंग लाइफ नहीं रहता है, क्योंकि दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, हर चीज़ के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो वो भी मरना नहीं चाहता है, तब भी वो भी मरना नहीं चाहता है। यानी उसका डिज़ाइन ऐसे चूज़ करके आया था, इसीलिए वो मरना नहीं चाहता है। तो आप पूछ सकते हैं, क्या कोई ऐसे डिज़ाइन चूज़ करता है क्या? दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, भिखारी का जीवन, वो भी चॉइस, बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। हम जो पैदा होते हैं नॉट बाई चांस। अभी तक हमने ये सोचा कि हमारे जो बर्थ जो होता है वो हमको कोई चॉइस नहीं है, तो चांस है। लेकिन वो चॉइस है, चांस नहीं, चॉइस है। तो अब प्रश्न ये होता है कि ऐसे चॉइस भी कोई चुनता है क्या? ऐसे जीवन को भी कोई चुनता है क्या? हाँ, चुनता है, क्योंकि हर जिंदगी, हर जीवन जो है हम जो धरती पे लेते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं। जैसे अभी हमारे बच्चे अभी स्कूल भेजा है, अभी जस्ट तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड या LKG में जाते हैं। तो LKG वाले जो है उसको कोई इंतहा नहीं रहता है, वो आराम से जाता है, खेल कूद में मस्ती मज़ा लेके घर आता है और बस ऐसे स्कूल जाता है, घर आता है। कोई ज़्यादा उसको परेशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से नेक्स्ट क्लास में जाएगा, फिर आराम से नेक्स्ट क्लास में जाएगा। लेकिन जो PG करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या PhD करने जाते हैं, बड़े बड़े किताब पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे मेहनत करना पड़ेगा। और IAS एग्ज़ाम के लिए लोग 10-12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे भी पढ़ते हैं। ऐसे 1 महीना 2 महीना नहीं है, कई साल ऐसे पढ़ते हैं। पूरा अपने ज़िंदगी में जो मज़ा है वो सब छोड़ के ना TV देखते हैं, ना फ़ोन को एंगेज करते हैं, ना कोई दोस्त है, ना कोई एंटरटेनमेंट है उनकी ज़िंदगी में। ऐसे 2 साल 3 साल जो है डेली 10-12 घंटा पढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ है उनकी जानकारी इनको होना है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उसको IAS मिलता है, यानी टफेस्ट एग्ज़ाम जो है वो IAS एग्ज़ाम है। ऐसे यहाँ भी सोल लेवल पे ये जो भिखारी है, जो जिसकी जो 2 हाथ और 2 पैर नहीं हैं, वो एक टफेस्ट एग्ज़ाम लेने के लिए यहाँ धरती पे आया है। यानी सोल लेवल पे, हम फिज़िकल लेवल पे देखें तो वो बहुत मतलब नीचे आदमी है, लेकिन जब हम सोल लेवल पे देखते हो तो ही इज़ द हाईएस्ट सोल, जो एडवेंचरस सोल बोलते हैं उसको।
2 हाथ और 2 पैर नहीं रहकर भी वो यहाँ जीना चाहता है। इससे बढ़कर कोई एडवेंचर नहीं रहता है। हर सोल जो है अपने अपनी जगह पे बहुत आराम से रहता है। हम लोग आते हैं 4th डायमेंशन से, उसको जनालोक बोलते हैं। तो जनालोक में ये जो सोल्स जो है ना, बहुत आराम की अय्याशी का ज़िंदगी में रहते हैं। वहाँ कोई टेंशन्स नहीं, कुछ नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई रूल्स कुछ नहीं है। वहाँ पर आराम से रहते हैं। लेकिन जो सोल्स जो है, एडवेंचरस सोल्स जो रहता है, वो धरती पे आके यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की जो ज़िंदगी है, यहाँ ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, इस सब को वो फेस करके यहाँ का इंतहा जो है, इन्हें इस इंतहा में पास करने के लिए वो लोग यहाँ आते हैं। इतना आसान नहीं है। तो जो सोल्स ऊपर से जो नीचे आते हैं, दे आर ऑल एडवेंचरस सोल्स। उसमें कुछ कम एडवेंचरस होता है। वो लोग जो है अच्छे अच्छे घरों में पैदा होते हैं, कुछ कमी नहीं रहता है, पैसे की कमी नहीं रहता है, अपने रिसोर्सेज की कमी नहीं रहता है। और कुछ सोल्स बहुत बड़ा एडवेंचर लेते हैं, जैसे पूर फैमिलीज़ में पैदा होते हैं। उनका हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइफ को लीड करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, हर मोड़ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो दे आर मोर एडवेंचरस सोल्स, क्योंकि वो थोड़ा इवॉल्व्ड सोल्स भी है। तो सेम थिंग। और सेत महाशय ये बोलता है कि ठीक है, आपने जो भी डिज़ाइन लिया है, अभी आप चाहे तो बदल सकते हैं। आत्मज्ञान से ज्ञान पाने के बाद आप अगर उस डिज़ाइन को बदलना है तो आप बदल सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट सेत सेज। तो ऐसे जब हम अपने डिज़ाइन के बारे में जानने के बाद, आपको कौन सा डिज़ाइन में अगर आना है, आप आ सकते हैं। कौन सा डिज़ाइन लेना है, अब हमेशा ये चॉइस जो है अपने हाथ में है। और एक भी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। नाउ वी आर हैविंग अराउंड 800 crores पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इतने 800 करोड़ की जनता में किसी 2 आदमियों का व्यक्तित्व नहीं मिलता है, किसी 2 आदमियों का रास्ता नहीं मिलता है, उनकी भावना नहीं मिलता है। मतलब all 800 crore people, they are having their own mentalities, their own thinkings, their own everything, पूरा अलग अलग है। ऐसा क्यों है? मान लीजिए एक ही घर में अगर 4 बच्चे पैदा हो गए, क्या 4 एक ही किस्म का होता है या 4 किस्म का होता है? तो there will be 4 different, totally different individuals, different life, different studies, different style of livings, सब डिफरेंट होता है। क्यों? एक ही घर में पैदा हुए हैं, माँ बाप एक ही है, और उनकी जो बिरादरी एक ही है, जो सिचुएशंस, घर का जो सिचुएशंस या जो स्कूल है, जो गांव के सिचुएशन, सब एक ही है, एक ही जैसा है। लेकिन ये चारों का ज़िंदगी जो है अलग अलग रहता है। और ना ये जुड़े ट्विन्स बोलते हैं ना, जुड़वा भाई, ये जुड़वे में भी आप अलग अलग व्यक्तित्व होता है। क्यों? बिकॉज हर सोल जो है इंडिपेंडेंट सोल है। ये अपनी अपनी लाइफ को जो है, इट इज़ गोइंग टू सेलेक्ट इट्स ओन। दोस्तों, अगर आप भी अपना डिज़ाइन को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। जैसे आप किस किस्म का डिज़ाइन लेना चाहते हैं, जैसे मैंने अपनी डिज़ाइन को बदल दिया, आप भी बदल सकते हैं।
आप भी बदल सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी मिलता है कि जो भी चीज़ें हैं हम खुद चुन के आए हैं, जो भी सिचुएशन है हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो हम खुद चुन के आए हैं, जब आपको ये जानकारी मिलता है तो अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी ही रहता है, कोई दुख नहीं रहता है। क्योंकि आपको कोई तकलीफ़ हुआ है या कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, जब आपको ये जानकारी मिलता है ये मैंने खुद रचा के, मेरे डिज़ाइन के मुताबिक हो रहा है, मैं खुद रचा के ये सब मुसीबतें मैंने लेके आया था या कुछ सीखने के लिए, जब ये ज्ञान आपको मिलता है तो आपके अंदर जो दुख है वो दूर चले जाता है और खुशियाँ ही खुशियाँ है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे ज़िंदगी में हो रहा है हम खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। हमारे सोच विचार के द्वारा ही हमारे ज़िंदगी में जो इंसिडेंट्स होता है वो सब हमारे सोच विचार के अनुसार ही होता है। इस जानकारी से अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत तसल्ली मिलता है। यानी प्रॉब्लम्स जो है, आई डोंट से दैट प्रॉब्लम्स इमीडिएटली सॉल्व होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम की ओर देखने का जो अंदाज़ा है वो बदल जाता है। ज़्यादा तकलीफ़ अभी आपको महसूस नहीं होता है। ओके, तो इसके साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। PMC हिंदी बदले जीवन।